हाँ भाई, प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। देखो भाई, अभी ये पहला ही चैप्टर चल रहा है पॉलिटिकल साइंस का। राष्ट्र निर्माण का अर्थ स्पष्ट करें, ठीक है ना। तो ये चैप्टर कौन सा था? राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। तो इसी में क्या है, तीसरा क्वेश्चन है भाई। कौन सा है? ये है राष्ट्र निर्माण से आप क्या समझते हैं, या राष्ट्र निर्माण का अर्थ स्पष्ट करें। ठीक है भाई, राष्ट्र मतलब जिस देश में रह रहे हो, क्या भारत एक राष्ट्र है, ठीक है भाई। तो उसका निर्माण कैसे करना, उसके बारे में बताया है। राष्ट्र निर्माण का अर्थ है राष्ट्र का निर्माण करना। यह वह प्रक्रिया है जो पूरे राष्ट्र में एकता की भावना उत्पन्न करती है, यानी पूरे देश में सभी से एकता यानी एकता की भावना उत्पन्न करती है, तथा पूरे राष्ट्र के लिए निष्ठा का एक ही केंद्र विकसित करती है, यानी कि एक ही केंद्र, ताकि जनता संकीर्ण मतलब द्वेष की भावना, संकीर्ण एक दूसरे से ईर्ष्या की भावना, संकीर्ण भावनाओं को परित्याग करके पूरे राष्ट्र को अपनी भक्ति तथा निष्ठा का केंद्र माने, यानी क्या है, देश को ही अपनी भक्ति का केंद्र माने और उसी में विश्वास रखे। यह वह प्रक्रिया है जो लोगों के की जातीय यानी जिस जाति के, क्षेत्र के, जिस धर्म के हैं, जिस भाषा के हैं या भाषाई हैं, संस्कृति तथा अनेक संकीर्ण भावनाओं को नष्ट करके राष्ट्रीय भावनाओं तथा निष्ठाओं को विकसित करती है। ठीक है भाई, तो निष्ठा क्या करती है, निष्ठाओं को विकसित करती है। ठीक है, अब ये यहाँ तक है, ठीक है। इनको रहने दो भाई, प्रेडिक्स में। अब ये कह रहा है कि उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि राज्य में रहने वाले लोगों में राष्ट्रीय चेतना विकसित करना, संपूर्ण राष्ट्र में एक ही प्रकार की सत्ता का प्रयोग करना, एक ही सत्ता का प्रयोग करना और विशेष परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न विधियों के द्वारा राष्ट्रीय भावना विकसित करना राष्ट्र निर्माण के प्रति महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है भाई। अब इसी तरह है अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्र निर्माण वाले किन्हीं चार तत्व हैं। राष्ट्र का निर्माण कैसे हो सकता है भाई, कैसे हो सकता है राष्ट्र का निर्माण? नंबर 1, राष्ट्रीय स्वतंत्रता। यदि कोई राष्ट्रीय समुदाय विदेशी नियंत्रण के अधीन है तो ऐसे समुदाय के लिए राष्ट्र निर्माण का प्रश्न ही नहीं उठता। जैसे 1947 से पहले जब भारत अंग्रेजी शासन के अधीन था, यानी अंग्रेजों का गुलाम था, तो राज्य द्वारा राष्ट्र निर्माण का कोई आशा ही नहीं की थी, यानी कि राज्य द्वारा राष्ट्र निर्माण की कोई आशा ही नहीं की थी लोगों ने, तो नहीं की जा सकती थी। अतः राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र निर्माण का महत्वपूर्ण तत्व है। ठीक है भाई। अब दूसरा, उचित सार्वजनिक सत्ता। उचित मतलब जो अच्छी हो, कि राष्ट्र निर्माण के लिए उचित सार्वजनिक सत्ता का होना अनिवार्य है, जो अच्छी है, उचित यानी कि जो सबके लिए अनुकूल हो। उचित सार्वजनिक सत्ता से अभिप्राय ऐसे संवैधानिक अथवा कानूनी शक्ति से हैं जिसकी वैधता के बारे में लोगों के मन में कोई शंका अथवा रोष नहीं हुआ, यानी कि सभी ऐसी सत्ता होना चाहिए, ऐसे किसी का राज होना चाहिए कि लोगों के मन में ऐसी भावना उत्पन्न न हो, भाई ये तो हमारी जाति के खिलाफ है या ये हमारे धर्म के खिलाफ है, ऐसी शंका नहीं होना चाहिए, रोष नहीं होना चाहिए। यदि हिंसा तथा असंवैधानिक, यानी एक तो संवैधानिक संविधान द्वारा, एक असंवैधानिक, यदि हिंसा अथवा असंवैधानिक साधनों द्वारा कुछ लोग राजनीतिक सत्ता अपने हाथों में ले लेते हैं। कैसे ले लेते हैं? हिंसा के सहारे राजनीतिक
सत्ता अपने हाथों में ले लेते हैं और साधारण लोग उसे सत्ता की वैधता को स्वीकार नहीं करते। यानी अच्छा शासन यानी ऐसे लोगों का जो शासन होता है उसको जनता भी नहीं अपनाती है, यानी जनता का भी विश्वास नहीं, जनता भी स्वीकार नहीं करती। ऐसे व्यक्ति केवल शक्ति के बल पर राष्ट्र निर्माण का कार्य नहीं कर सकते भाई। ठीक है भाई, शक्ति के बल पर राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते। ठीक है भाई, हैं, राष्ट्र निर्माण कार्य नहीं कर सकते। अब अगला है राष्ट्रीय भावना। तीसरा पॉइंट है राष्ट्रीय भावना। किसी राजनीतिक समुदाय के राष्ट्र निर्माण के लिए केवल बाहरी नियंत्रण से स्वतंत्रता ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उसके लिए लोगों के मन में राष्ट्रीय चेतना एवं भावना का होना भी आवश्यक होता है। जब तक लोगों के दिलों में राष्ट्र के साथ संबंधित होने का गर्व तथा भावना पैदा नहीं होती, तब तक उन लोगों को एक राष्ट्र के रूप में संगठित करना कठिन हो जाता है। मतलब क्या कह रहा है कि जब तक लोगों के दिलों में राष्ट्र के साथ संबंधित होने का गर्व तथा भावना पैदा नहीं होती, तब तक उन लोगों को एक राष्ट्र के निर्माण में संगठित नहीं किया जा सकता। अब है भाई विभिन्नता में एकता। क्या है? विभिन्नता में एकता। वर्तमान युग में शायद ही कोई ऐसा राज्य यानी ऐसा देश होगा जिसमें लोगों में भाषा, धर्म, जाति तथा संस्कृति आदि के आधार पर भिन्नता नहीं पाई जाती हो। यानी ऐसा कोई देश होगा जिसमें सभी देशों में कहीं ना कोई भाषा या जाति के आधार पर क्या होगा भाई, विभिन्नता होगी। तो जिनमें लोगों में भाषा, धर्म, जाति के आधार पर विभिन्नता नहीं पाई जाती, ऐसे राज्यों में विभिन्नता के होते हुए भी एकता की स्थापना राष्ट्र निर्माण का अनिवार्य तत्व है। राष्ट्र निर्माण का अनिवार्य तत्व है। अब है राष्ट्रीय एकता का अर्थ स्पष्ट करें। राष्ट्र की एकता यानी देश में एकता। राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ भारत की सदियों से चली आ रही सांस्कृतिक एकता की परंपराओं के आधार पर ही इस राष्ट्र में एक ऐसे संगठित समूह जीवन का निर्माण करना है जिसमें जातिवाद, संप्रदायवाद, भाषा तथा क्षेत्रवाद जैसे संकीर्ण और संकुचित भावना पूरी तरह नष्ट हो जाए। राष्ट्र एकीकरण का अर्थ बताते हुए सुप्रसिद्ध विद्वान माइनर ने लिखा कि इसका अभिप्राय एक सुनिश्चित भूभाग के प्रति ऐसी गहरी यानी एक सुनिश्चित यानी इस धरती यानी भारत माता ऐसी गहरी राष्ट्रीयता की भावना का विकास करना है जो संकीर्ण और संकुचित वफादारों को गौण बना देती है, यानी ईर्ष्या के लोगों को तरफ देखते नहीं होगा तथा उन्हें नष्ट कर डालती है। ठीक है भाई, तो ये परिभाषा है, इनको रहने दो। तो जैसे मान डॉक्टर एस राधाकृष्णन के अनुसार ये क्या कह रहा है, राष्ट्रीय एकीकरण एक घर नहीं है जो चूनित और ईंट से बनाया जा सकता है। यह एक औद्योगिक योजना भी नहीं है जिस पर विशेषज्ञों द्वारा विचार किया जा सकता है और रचनात्मक रूप दिया जा सकता है। इसके विपरीत एकीकरण एक ऐसा विचार है जिसका विकास लोगों के दिलों में होता है। यह एक चेतना है जिसमें जनसाधारण जागृत करना होता है, इसमें जनसाधारण जागृत करना होता है। अब है राष्ट्र निर्माण में बांधक, यानी ये तो क्या है, तत्व थे, सहायक तत्व थे। ठीक है भाई, अब है बाधा कौन कौन सी आ रही राष्ट्र के निर्माण में। देखो भाई, नंबर 1 जातिवाद, भाषाई उन्माद, क्षेत्रवाद, प्रशासन का गिरता स्तर। ठीक है भाई, अब थोड़ा थोड़ा इनके बारे में भी लिख देंगे। जातिवाद में क्या अगर राष्ट्र निर्माण के मार्ग में सबसे महत्वपूर्ण बाधक तत्व जातिवाद की भावना है। भारतीय राजनीति जातिवाद पर आधारित है। इस पर आधारित है जातिवाद। चुनाव के समय प्रत्याशियों का चयन जाति के आधार पर किया जाता है। मतदान भी जातिगत भावना के आधार पर
भी किया जाता है। यही नहीं, प्रशासन में भी जातीय का समावेश हो चुका है। दूसरा, भाषा उन्माद। भारत बहुमुखी होने के साथ साथ बहुभाषी भी है। वो भारत में अनेक भाषा बोली जाती है, जिनमें से 22 भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। निसंदेह लोग अपनी मातृभाषा से प्रेम करते हैं, लेकिन भारत में भाषा को एक राजनीतिक हथियार के रूप में प्रयोग किया है। भाषा उन्माद राष्ट्रीय एकीकरण तथा राष्ट्र निर्माण के मार्ग में भी खतरा है। ठीक है, दोनों हैं। अब है क्षेत्रवाद। भारत की सांस्कृतिक एकता को न पहचानने के कारण जनता में जो ज्ञान फैला हुआ है, उसका लाभ उठाने के उद्देश्य राजनीतिक क्षेत्रता की संकुचित भावना फैलाते हैं। अनेक राजनीतिक दल भारत को एक राष्ट्र के स्थान पर बहुराष्ट्रीय का झूठा प्रचार करके क्षेत्रवाद की ओर अधिक पुष्ट करते हैं। बस अब प्रशासन का गिरता स्तर। इन दोषों के कुप्रभाव से अब प्रशासन, यानी जो जिस जिले में किसका प्रशासन है, प्रशासनिक अधिकारी है, प्रशासन किसका जिले में, डीसी एसपी का। ठीक है भाई। तो इसी तरह भाई भतीजावाद, लाल फीताशाही, नौकरशाही की सत्ताधारी दल के साथ व्यवहारिक रूप से प्रतिबद्ध है। प्रशासन में राजनीतिक हस्तक्षेप ने उसे इतना प्रभावित कर रखा है कि प्रशासन के सर्वोच्च स्तर से बिल्कुल निचले स्तर तक बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है। इसके विरुद्ध अनेक बार हिंसक जन आंदोलन हो चुके हैं। उन सभी बातों से राष्ट्रीय एकीकरण की हानि पहुँचती है। ठीक है भाई। ये जो 4-5 क्वेश्चन है, ये भाई नोटबुक में कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है।